तो दोस्तों केजरीवाल का सबसे बड़ा दांव क्या होने जा रहा है और केजरीवाल ने एक नया ट्विस्ट एंड टर्न सामने शुरू कर दिया है। मैं आपका गाइड उजांग शुरू कर रहा हूं। उजांग न्यूज़ नेटवर्क में आज की बड़ी सनसनी खबर है। क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री न्यायपालिका के खिलाफ सत्याग्रह कर सकता है? क्या ऐसा संभव है? तो दोस्तों कहानी शुरू होती है अरविंद केजरीवाल। आपको पता ही है कि हाई लेवल ऑफ ड्रामा, हाई लेवल ऑफ टेंशन दिल्ली हाई कोर्ट इस बार शिकार बनी है। तो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत चल रही है और इन्होंने पूरा बहिष्कार कर दिया कि भैया मैं नहीं जाऊंगा आपकी कोर्ट में। मामला है शराब घोटाले का, जहां उन्होंने पत्र लिखकर साफ कहा कि सीबीआई की अपील पर वे अब उनके वकील वो और उनके वकील दोनों पेश नहीं होंगे। आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। पूर्व सीएम ने इसे महात्मा गांधी के सत्याग्रह, देख लीजिए महात्मा गांधी जी दोबारा आ रहे हैं, सत्याग्रह का नाम दिया। स्पष्ट किया कि इस विशेष बेंच पर उन्हें निष्पक्ष न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। तो ये 3 पॉइंट रहे और आपके दिमाग में आ रहा होगा ये तो भाई उनका हक है, बोल सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको डीप एनालिसिस में लेके चलता हूं। क्या अरविंद केजरीवाल के बोल देने से वो अनुपस्थित हो सकते हैं, एब्सेंट हो सकते हैं, या ट्विस्ट एंड टर्न है? बहुत डीप एनालिसिस है, मज़ेदार एनालिसिस है। मेरे साथ आखिरी तक बने रहिए, मज़ा आएगा और आपको समझ में आएगा कि राजनीति में जो दांव और पेच है वो कितने खतरनाक। और आखिरी तक तो आपको ये पता चलेगा कि भाई साहब ये कोई सामान्य इंसान नहीं है। इस बार तो जस्टिस भी इनके चक्कर में आ चुके हैं। तो चलिए क्या होने जा रहा है और आखिरी में आप समझिएगा कि दांव और पेच कितना ट्विस्टिंग है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, एक हाई कोर्ट के जज पर हितों का टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इतना संगीन आरोप लगा कैसे? तो भैया केजरीवाल का सीधा कहना है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के दोनों बेटे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल का हिस्सा हैं। कौन? अगर बात करें तो सॉलिसिटर जनरल जो सरकार का पक्ष रख रहे हैं, तुषार मेहता साहब, 2023 से 2025 के बीच जज के बेटे को 5,904 सरकारी केस सौंपे हैं, ऐसा अरविंद केजरीवाल साहब का कहना है। और विवाद की जड़ यह है कि सीबीआई और केंद्र सरकार की तरफ से केस बांटने वाले ही जब अदालत में खड़े हों तो जज साहिबा उनके खिलाफ निष्पक्ष फैसला कैसे सुनाएंगी जब उनके बेटों का हित ही उसमें जुड़ जाएगा? तो यहाँ आपको लग रहा होगा कि हाँ चीज़ें तो बड़ी आसान है। चलिए भाई बिल्कुल सही है। आइए थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर चलते हैं, मामला बहुत संगीन है। जब निचली अदालत ट्रायल कोर्ट का फैसला ही सीबीआई की सबसे बड़ी घबराहट का कारण बन गया, क्या रहा जरिए समझते हैं। तो 27 फरवरी 2024 को राउज एवेन्यू की ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था कि भाई आपने गलत किया। इन्वेस्टिगेशन पे क्वेश्चन उठा दिए। निचली अदालत ने सीबीआई की जांच की कड़ी आलोचना की और जांच अधिकारी यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो था, इन्वेस्टिगेट जो कर रहा था, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का सीधा आदेश दे दिया। इस फैसले को पलटवाने के लिए सीबीआई ने तुरंत दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया, जहां मामला सीधे जस्टिस शर्मा की बेंच को एलोकेट कर दिया गया। ये तो सिंपल सी कहानी थी जो आपने भी पढ़ी, हमने भी जानी, लेकिन अंदर पेचीदगी बहुत खतरनाक है। आ जाते हैं जो ऑनरेबल जस्टिस है उनके कोर्ट में पहुंचते हैं। तो जब आरोपी को जज पर ही भरोसा नहीं तो जज ने खुद को केस से अलग क्यों नहीं किया, जरा समझते हैं। तो केजरीवाल ने 13 और 15 अप्रैल को कोर्ट में खुद पैरवी करते हुए बोले हम ही अपने वकील हैं। जस्टिस शर्मा को केस से हटने की औपचारिक अर्जी दे दी। जज को ही बोल दिया कि तुम हट जाओ। भाई दुस्साहस तो है बहुत ज़बरदस्त। 20 अप्रैल को जस्टिस स्वर्णकांता ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि एक जज निराधार आरोपों के दबाव में अपनी न्यायिक जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकता। अब यहाँ पर भी देखिए बहुत खतरनाक है। अब जज को ही अपनी सुचिता बतानी है और जज ने तर्क दिया अगर वो पीछे हट गई तो ये बहुत गलत जो है वो एक प्रेसिडेंट क्रिएट हो जाएगा। वहाँ पर एक नज़ीर बन जाएगी। कोई भी अगर रसूखदार आता है, कोई पॉलिटिकल बंदा आता है, वो कोई भी आरोप लगाकर मीडिया में कोई बातें कर कर दबाव डालकर अपने मनपसंद बेंच की तरफ भागेगा, बेंच ही चेंज करा देगा। न्याय वैसे ही बहुत हमारे यहाँ डिले है, वो और डिले होने शुरू हो जाएंगे। तो ये तो बड़ा खतरनाक जो है एग्जाम्पल आ जाएगा। आप क्या सोच रहे हो कमेंट में ज़रूर बताना, आपकी क्या इसमें थिंकिंग है। लेकिन केजरीवाल साहब ने जो जज के परिवार पर उंगली उठा दी। अच्छा, जब आप कोई चीज़ बोलते हैं तो आपके पास सबूत होना चाहिए। ऐसे बोलने के लिए तो आप किसी के ऊपर भी कुछ लगा दें। अब आपको ये समझना पड़ेगा क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है यानी कोर्ट की अवमानना है। तो जरिए समझते हैं कि कोर्ट के पास क्या पावर है। तो संविधान ने कोर्ट को कुछ पावर दे रखी आर्टिकल 215 में, आर्टिकल 215 में, और उन्होंने कहा हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है।
और अगर उसकी अवमानना हुई यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ तो उसके पास इनहेरेंट पावर है, अंतर्निहित शक्ति है, उसको सजा वो दे सकती है जिसने भी कोर्ट की अवमानना की है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की अगर बात करें, किसी जज की अगर निष्पक्षता पर सार्वजनिक रूप से उंगली उठा दी आपने, पब्लिक डोमेन में बोल दिया और सबूत भी नहीं दे पाए, तो ये न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाना बहुत गंभीर अपराध माना जाता है। तो आर्टिकल 215 एक पावर देता हाई कोर्ट को। अब जरा देखते हैं कि क्या इस केस में कुछ हो सकता है। तो अगर दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, भैया आ जाओ जरा हम देखते हैं, लेकिन कौन? चीफ जस्टिस। तो केजरीवाल साहब के ऊपर अवमानना की, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की आपराधिक कार्रवाई तुरंत शुरू हो सकती है और बोला जाएगा आपने कैसे न्यायपालिका की शुचिता को खराब करने का प्रयास किया। तो अदालत का बहिष्कार करने पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी केजरीवाल के खिलाफ कौन सा महाअस्त्र चला सकती है? मान लिया इन्होंने कहा कि मैं अदालत ही नहीं आऊंगा, जाओ। अब अगर वरिष्ठ अधिवक्ता की बात करें सतीश टमटा साहब, तो बरी होने के बाद भी आरोपी को सेक्शन 437A सीआरपीसी के अंतर्गत 437A के अंतर्गत एक बेल बॉन्ड भरना होता है, एक बेल बॉन्ड भरना पड़ता है। केजरीवाल ने इस बेल बॉन्ड पे हस्ताक्षर कर रखे हैं 437A के अंतर्गत, जिसका कानूनी मतलब यह है कि हाई कोर्ट ने अगर उन्हें बुलाया है तो उन्हें हर हाल में आना पड़ेगा। वो अपनी मनमर्जी से कि हमारा मन हम नहीं आए, और अगर 29 अप्रैल की सुनवाई में वो नहीं पेश होते हैं तो अदालत चाहे तो वहाँ पर नॉन बेलेबल वारंट वो जारी कर सकती है। तो आपका अपना मन क्या है और न्यायपालिका की शक्ति क्या है, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। जरा आप अगर यहाँ पर दूसरा पक्ष होते, मान लीजिए आपका कोई विरोधी है हाई कोर्ट में, आप चाहते हैं कि वो सुनवाई पर आए ताकि जज साहब उसको जो है सुने, न्याय की तरफ जाएं, और अगर वो कहे मैं आऊँगा ही नहीं, तो आपको तो न्याय मिलने में देरी हो जाएगी ना। आपका इसमें क्या कथन है, इसमें आपका क्या मत है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अब सवाल है कि वकील ना भेजकर केजरीवाल ने सीबीआई को एक तरफा जीत, यानी इसको एक्स पार्टे विक्ट्री कहते हैं, वो खुले तौर पे दे दी है। या अरविंद केजरीवाल को अगर आप थोड़ा भी समझते हैं तो ये इंसान दिमागी खेल में ज़बरदस्त है। थोड़ी देर रुकिए, मैं आपको एक ट्विस्ट बताने जा रहा हूँ जो आपको बताएगा कि कितना खतरनाक खेल खेला है। कानून के सेक्शन 386 सीआरपीसी के 386 के अंतर्गत यदि आरोपी या उसका वकील जानबूझकर गैर हाजिर रहता है तो अदालत न्यायिक सुनवाई रोकती नहीं कि आप नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम नहीं कोई बात कहेंगे। तो क्या होगा कि सीबीआई की दलीलें सुनेगी और एक तरफा फैसला, यानी इसको एक्स पार्टे ऑर्डर कहते हैं, जिससे केजरीवाल अपना बचाव नहीं कर पाएंगे और न्यायपालिका ऑर्डर पास कर देगी। अगर फैसला सीबीआई के पक्ष में आया तो ये मामला वापस ट्रायल कोर्ट में भेज दिया जाएगा। यहां से पेंच शुरू होता है और केजरीवाल को दोबारा एक्यूज यानी मुलजिम की तरह कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। अब सुनिए, केजरीवाल ऐसा तो नहीं है कि अभी राघव चड्ढा का इतना झटका लगा और ये फिर से दोबारा। अब समझते जाइए केजरीवाल क्या बड़ा राजनीतिक गेम प्लान कर रहे हैं, अगले 1 सेकंड के अंदर हम समझने जा रहे हैं। तो ये जो बहिष्कार कर रहे हैं वो क्या एक राजनीतिक चाल है कि न्यायपालिका को भी मैं झुका दूंगा, सबको तो मैं झुका देता हूँ, सबके ऊपर मैं आरोप लगा देता हूँ, न्यायपालिका को भी ऐसी तैसी कर दूंगा। या सुप्रीम कोर्ट में एक शानदार बिसात बिछाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ, एक जाने माने वकील हैं जिनको इनकी पार्टी से राज्यसभा का टिकट मिला है, जहां पर इनके बहुत से जानने वाले लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। तो चलिए जरा हम समझते हैं कि कानूनी जानकार जो कह रहे हैं कि बोले ये खेल जानबूझकर अनुपस्थित जो रह रहे हैं, एब्सेंट रह रहे हैं, ये बेसिकली न्यायिक प्रक्रिया में कुछ होल्स हैं, कुछ जो है ऐसे क्रैक्स हैं जिनका अरविंद केजरीवाल खुलकर दुरुपयोग कर रहे हैं जानबूझकर। वो क्या है आपके मन में भी आ रहा होगा। तो बेसिकली क्या है, केजरीवाल की जो रणनीति है वो सुप्रीम कोर्ट में इस विवाद को ले जाने की है। वो हाई कोर्ट में टंगना नहीं चाहते, वहां से कोई फैसला नहीं आने देना चाहते। वो चाह रहे हैं कैसे भी विवाद क्रिएट किया जाए और सुप्रीम कोर्ट चला जाए। सुप्रीम कोर्ट में माना जाता है बहुत लेफ्ट लिबरल लॉबी के लोग हैं, लॉबिंग वहाँ बहुत तगड़ी है
और इनको अंतर्राष्ट्रीय जो इनकी मान्यता के लोग हैं वहाँ पे बहुत ढेर सारे हैं, बहुत से इनके वकील हैं जो वहाँ पर उनको बड़ी बड़ी सुनवाई कर सकते हैं। तो इनका ये मानना है कि हाई कोर्ट को अगर तकनीकी रूप से बाईपास करना है सो यहाँ पर जाना। बहुत बड़ा दांव चला है। तो ये दांव तो चल दिया है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में हम जो न्यायपालिका कार्यपालिका की स्वतंत्रता की बात करते हैं ना, एक भयानक टकराव जन्म ले चुका है। जो कानूनी लड़ाई अब बहुत ज़्यादा राजनीतिक हो गई है। तो रसूखदार लोग जब ये काम, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप नियमों का पालन करें, अपने जीवन से उसको जनता को बताएं क्या करना है, अब वहाँ जब ये काम शुरू होगा भाई साहब, फिर तो जनता भी इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल्स प्रयोग करेगी, अमीर लोग करना शुरू करेंगे। तो फिर कहाँ हमने संविधान में जो बातें की थी कि हम न्याय देंगे, हम फलाना करेंगे, न्याय सभी के लिए समान है, आपको लगता है न्याय सभी के लिए समान है? पावरफुल पैसे वाले के लिए सब कुछ सिस्टम काम करता है। जो इसमें भुगतान करना पड़ता है वो देश की जनता को करना पड़ता है, आम इंसान को करना पड़ता है, जो ये सोचता था कि नियम कानून से वो अपनी प्रगति करेगा, देश की प्रगति करेगा। बड़ा गलत मैसेज जाना शुरू हो जाएगा। खैर कुछ भी हो, लेकिन मैं आपके अधिकारों को प्रोटेक्ट करूंगा। यूपीएससी में ज्योग्राफी ऑप्शनल के माध्यम से मैं एक ऐसी बहार लेकर आ रहा हूं जहां पर आप बहुत प्यार से अच्छे नंबर पा सकते हैं। अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के साथ साथ अच्छी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। मेरे साथ ऑनलाइन जुड़िए। अदालत का फैसला कुछ भी हो, लेकिन आपका फैसला आपकी तकदीर लिखेगा यूपीएससी में। एनालिसिस कैसा लगा? आप क्या सोचते हैं, केजरीवाल ने सही किया गलत? कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे लगेगा मेरी ऑडियंस इंटरेक्ट करती है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। बड़ी मेहनत लगती है रिसर्च करने में।